हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 NCERT, उसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट हो चुका है। आज है क्लास 11 चैप्टर 11 ऑफ ज्योग्राफी, वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज। देखो क्लाइमेट किस हिसाब से होता है, ठीक है, उसके बारे में बताया है। जो क्लाइमेट और वेजिटेशन वो है ना, वो एक एम्पिरिकल स्टडी है और इसके नाम पे ना इसलिए ना इसका नाम दिया गया है इसके डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, ठीक है। तो इसका नाम क्या क्या है पहले वो जान लेते हैं। इसको सबसे पहली बात तो है इसका नाम कौन दिए हैं, तो कोपेन स्कीम के द्वारा इसका नाम दिया गया है, ठीक है। और ये कौन से ये कौन डेवलप किया है, ये एम्पेरिकल जो क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन है वो वी कोपेन डेवलप किए हैं। तो उन्हीं के हिसाब से ना वो ना अपना नाम दिए हैं, तो कहाँ पे कौन सा क्लाइमेट होता है उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें ये जानना। और ये कब दिया गया है, 1918 में इसको मॉडिफाइड किया गया था। इस चीज को जो ये दिए थे क्लाइमेट का नाम, उसको मॉडिफाइड किया गया था। और फिर उसके बाद ना कोपेन स्कीम इज स्टिल पॉपुलर इन यूज, और इसको अभी भी यूज किया जाता है। तो इसमें बताया गया है कि कौन से क्लाइमेट को क्या नाम दिया जाता है। जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है उसको ए ग्रुप में रखा गया है। यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर जो होता है कोल्डेस्ट मंथ का होता है और 18 डिग्री सेल्सियस और हायर होता है। ड्राई क्लाइमेट पोटेंशियल इवापोरेट एक्सीड प्रिसिप्शन, ठीक है। उसके बाद वार्म क्लाइमेट में क्या होता है, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट ईयर इज हायर देन -3 डिग्री सेल्सियस बट बिलो 18 डिग्री सेल्सियस। दी कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, द एवरेज temperature of the coldest month is -3 degree Celsius और below. Cold climates average temperature all below 10 degree Celsius और highland cold due to elevation. तो इसमें ना ये जो कैटेगरी दिया गया है ABCDEH का जो दिए गए हैं, ये कोपेन के क्लासिफिकेशन के द्वारा दिए गए हैं कि कहाँ पे अगर इतना टेम्परेचर है, मतलब उस टेम्परेचर के हिसाब से वो बताए हैं कि अगर यहाँ पे इतना टेम्परेचर होगा तो वो ट्रॉपिकल आएगा, वो क्लाइमेट ड्राई क्लाइमेट में आएगा, कौन सा वार्म टेम्परेचर में आएगा, कौन कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट में आएगा, कौन कोल्ड क्लाइमेट में आएगा और कौन हाईलैंड्स में आएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो बताए हैं। अब देखो ये क्या बताए हैं। फिर उसके बाद ना इस ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट के बारे में अब सबसे इम्पोर्टेंट है उसको जान लेते हैं, ठीक है। तो ये तो उनके हिसाब से था, उसको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। अब देखो इसमें ना वो जैसे ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट में भी ना टाइप बांटे हैं, ठीक है। तो इसमें ट्रॉपिकल वेट को माने हैं, ट्रॉपिकल मानसून को माने हैं, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई को माने हैं, और उसका कोड भी वो रखे हैं जैसे AF, AM, AW। तो ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लेना है, इसको याद कर लेना है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये ना उनका क्लासिफिकेशन था कि वो ना टाइप में भी सब टाइप को बांटे हैं, उसके बाद लेटर उसको दिए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्रुप का है वो है ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। तो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट किस हिसाब का होता है, ठीक है उसमें। तो इसमें ना 3 तरीके का होते हैं, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट होते हैं, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट होते हैं, ट्रॉपिकल वेट और ड्राई क्लाइमेट होते हैं। तो ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट क्या होते हैं, ये फाउंड होते हैं इक्वेटर के पास। ये जो वेट क्लाइमेट होता है वो कहाँ रहते हैं, इक्वेटर के पास हम सबको देखने को मिलते हैं, ठीक है, वेट क्लाइमेट। और ये क्या होता है, इसका टेम्परेचर ना ऑल अबव द ईयर हाई टेम्परेचर रहता है। यहाँ पे पूरे साल हाई टेम्परेचर रहता है, यहाँ पे रेनफॉल भी बहुत हाई होता है, वेजिटेशन जो होता है यहाँ का बहुत डेंस होता है, और यहाँ का जो कैनोपी होता है बायोडाइवर्सिटी वो भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। फिर है ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, ठीक है। इस यहाँ पे हेवी रेनफॉल होता है समर में और ड्राई विंटर होता है, ठीक है। इसके बाद है ट्रॉपिकल वेट और ड्राई क्लाइमेट। इसमें क्या होता है, यहाँ पे लेस रेनफॉल होता है, और फिर क्या होता है ये जो एरिया बताया गया है ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट और ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट के हिसाब से यहाँ पे, तो उसके हिसाब से कम रेनफॉल होता है, वेट सीजन होता है हॉट और ड्राई सीजन होता है लॉन्ग, टेम्परेचर यहाँ का हाई होता है थ्रू आउट ईयर, और इसमें ना डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है ड्राई क्लाइमेट जो बी में है, वेरी लेस टू नो रेनफॉल। यहाँ पे भी ड्राई क्लाइमेट में भी सब कैटेगरीज बांटा गया है, तो उसमें बताया जा रहा है तो वेरी लेस टू नो रेनफॉल होता है यहाँ पे ड्राई क्लाइमेट्स में, ठीक है। सब ट्रॉपिकल स्टीपी और डिजर्ट, सब ट्रॉपिकल स्टीपी और डिजर्ट में, ठीक है। यहाँ पे रेनफॉल वेजिटेशन जो होता है, रेनफॉल फॉग और वेजिटेशन के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल होता है, फॉग होता है और वेजिटेशन होता है, सब ट्रॉपिकल स्टीपी और सब ट्रॉपिकल स्टीपी एंड डिजर्ट में, ठीक है। उसके बाद क्या है वार्म टेम्परेट क्लाइमेट में। वार्म टेम्परेट क्लाइमेट में क्या होता है, यहाँ पे मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, इसमें ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, और मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट होता है।
जो थर्ड कैटेगरी है वार्म टेम्परेचर का, इसमें कौन कौन से आते हैं? ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट आते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पाए जाते हैं ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। और इसको क्या CWA से डिनोट किया जाता है। मेडिटेरियन क्लाइमेट कहाँ पाए जाते हैं? मेडिटेरियन सीज के पास पाए जाते हैं और सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड के पास पाए जाते हैं, जैसे कि सेंट्रल चील में, कैलिफोर्निया में, यहाँ पे ये क्लाइमेट पाए जाते हैं। और यहाँ क्या होता है, एनुअल प्रिसिप्शन 35 to 90 सेंटीमीटर होता है। और विंटर का क्या होता है, 25 डिग्री समर होता है और विंटर 10 डिग्री से बिलो होता है, ठीक है। इसके बाद है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल CFA क्लाइमेट। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ईस्टर्न पार्ट में पाया जाता है ये सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड का। और यहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल थ्रू आउट ईयर होता है। और ये कहाँ कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, सदर्न और ईस्टर्न चाइना में है, जापान में, नॉर्थर्न अर्जेंटीना में मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद है मरीन वेस्ट क्लाइमेट, कहाँ पे मिलते हैं? ये न्यूजीलैंड, अफ्रीका, कैलिफोर्निया, साउथ चील, यहाँ पे ये मरीन वेस्ट क्लाइमेट आपको देखने को मिल जाएंगे। इसको किस चीज से डिनोट किया जाता है? CFB। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो क्लासिफिकेशन दिया गया है कॉपिन के द्वारा, उसके हिसाब से जितने भी कैटेगरी है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ पे उसके जो उसका जो मतलब कि वो बताएं कि डेफिनेशन की कहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर होना चाहिए, कहाँ पे हाई टेम्परेचर होना चाहिए, तो उसके हिसाब से कौन सा जगह उसके लिए सुटेबल है उस क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। अब D में क्या है? कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोल्ड स्नो विथ ह्यूमिड विंटर होता है, DF जिसको बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, विंटर जो पोलर और मरीन वेस्ट में होता है, क्लाइमेट मिल्ड लैटिट्यूड स्टीपी का होता है। यहाँ पे विंटर कोल्ड और स्नोई होता है, ये ना फ्रॉस्ट फ्री सीजन होता है, शॉर्ट सीजन होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, कोल्ड क्लाइमेट विथ ड्राई विंटर, DW इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि ये ड्राई विंटर होता है, यहाँ पे ओकर मेनली नॉर्थ ईस्टर्न एशिया में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे डेवलपमेंट क्या होता है, एंटी साइक्लोन का, और वीकनिंग इन समर सेट इन मानसून में होता है, ठीक है। यहाँ पे जो एनुअल प्रिसिप्शन होता है 12 to 15 सेंटीमीटर होता है। फिर पोलर क्लाइमेट ईस्ट, ई के बारे में, अब ई कैटेगरी में आता है पोलर क्लाइमेट। उसमें क्या क्या होता है, अब देखो पोलर क्लाइमेट में क्या होता है, टुंड्रा होता है, एक टुंड्रा टाइप क्लाइमेट होता है जिसको ET बोला जाता है। इसमें क्या होता है, ये पर्माफ्रॉस्ट का होता है, नेम्ड आफ्टर वेजिटेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग समर, और यहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन सनलाइट का रहता है समर के समय में, ठीक है। इसके बाद है दूसरा आइस कैप क्लाइमेट जिसको EF कहा जाता है। इसमें क्या होता है, समर हैव टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, आइस शीट फॉर्मेशन, फ्लोटिंग आइसबर्ग, और यहाँ पे समर का टेम्परेचर क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो होता है, और यहाँ पे ना आइस शीट फ्लोट करता है आइसबर्ग में। फिर लास्ट है हाईलैंड क्लाइमेट H। अब हाईलैंड क्लाइमेट क्या होता है, गवर्न होता है ये टोपोग्राफी के हिसाब से। यहाँ पे लार्ज टेम्परेचर चेंज होता है, लिटिल चेंज इन हाइट के हिसाब से, वर्टिकल जोनेशन ऑफ लेयरिंग होता है, क्लाइमेट टाइप यहाँ का क्या होता है, एलिवेशन करता है माउंटेन इन्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब माउंटेन इन्वायरमेंट जिस हिसाब से रहता है यहाँ का क्लाइमेट उसी हिसाब से बन जाता है, ठीक है। तब इसके बाद है कि क्लाइमेट से चेंज क्यों होता है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज क्या है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम सब देखे हैं कि क्लाइमेट चेंज के बारे में, ठीक है। जो टाइप ऑफ क्लाइमेट जो एक्सपीरियंस किया जाता है वो प्रिवेल करता है 10,000 ईयर या फिर बहुत समय पहले से, ठीक है। जो प्लैनेट होता है वो विटनेस किया है वेरिएशन बिगनिंग से लेके अभी तक में, मतलब कि टाइम में जो क्लाइमेट का जो टाइप है वो चेंज होता गया है, पर ये जो होता है ना क्लाइमेट वो बना रहता है, एक तरीके से बना रहता है, बस उसमें थोड़ा थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है, ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट चेंज होने लगता है, ठीक है। और जो इंडिया विटनेस किया है अल्टरनेट वेट सीजन, जो आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंस किए हैं, कूल क्लाइमेट था 8000 BC से पहले, ठीक है। जब पीरियड 3000 से 1700 BC में आया तो हायर रेनफॉल होने लगा, और 2000 से 1700 BC में यहाँ पे क्या होने लगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय ड्राई कंडीशन हम सबको देखने को मिला, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये ऐसा समय था कि जब ड्राई कंडीशन भी था, फिर उसके बाद बारिश भी आया, फिर उसके बाद फिर से ड्राई कंडीशन आया, तो ऐसा था कि क्लाइमेट चेंज होता गया, ठीक है। ये नहीं है कि क्लाइमेट जल्द ही चेंज हो जाता है, पर बहुत पीरियड के बाद क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है। अब क्या बात है कि क्लाइमेट इन द रीसेंट पास्ट, अब रीसेंट पास्ट में क्लाइमेट क्या देखने को मिला है, 1990 में रिकॉर्ड किया गया है वार्मेस्ट टेम्परेचर को, जबकि 1967 से 1977 में इसमें वेरिएबिलिटी देखा गया है, ठीक है। 1930 सेंचुरी में ड्रॉट्स देखा गया था साउथ वेस्टर्न घाट में, और फिर इसकी वजह से क्या हुआ था, क्रॉप फेलियर हो गया था। और फिर यूरोप विटनेस किया था लिटिल आइस एज 1550 में टू अबाउट 1850।
1550 से 1850 में यूरोप क्या एक्सपीरियंस किया था, लिटिल आइस एज, और 1885 से 1940 में वहाँ पे क्या हो गया था, अपवर्ड ट्रेंड हो गया था, और 1940 के बाद ना टेम्परेचर इंक्रीज होते गया, ठीक है, स्लो डाउन होने के हिसाब से इंक्रीज होते गया। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि टेम्परेचर जैसे कि अब कुछ इस सदी से पहले का जो बताया जा रहा है कि कैसे टेम्परेचर चेंज होता गया उसमें है, ठीक है। अब देखो कॉजेज क्या होता है टेम्परेचर का चेंज होने का, तो इसमें बहुत सारा चीज है जिसमें इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि टेरिस्टेरियल कॉजेज होते हैं, ठीक है, सन स्पॉट्स होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग होते हैं, पेनिटोबा इल कियोनो होते हैं, वॉल्केनिक जो होता है, जो सन से जो आ रहे हैं वो रेज होते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग किस हिसाब से क्लाइमेट चेंज में सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा करता है, क्योंकि ना ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है कि जो गैसेज होते हैं एटमॉस्फेयर में वो यहीं पे रह जाते हैं, ठीक है, जो अब पेनिट्रेट होके नहीं जा पाते हैं, तो वो क्या करते हैं और तापमान को, जो पृथ्वी का तापमान को ना और गर्म करते जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेज जो है GHGs, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट गैसेस है पहले ये जान लेते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, कंसंट्रेट करने लगते हैं एटमॉस्फेयर में, और ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर को बहुत ज्यादा गर्म करने लगते हैं। ओजोन जो एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर, वेरी इफेक्टिव इन अब्जॉर्बिंग टेरिस्टेरियल रेडिएशन व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द लोअर ट्रोपोस्फेयर। और ये जब लोअर ट्रोपोस्फेयर में होता है, ओजोन क्या करता है, इसको ना टेरिस्टेरियल रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोटेड इज मोर देन GHG मॉलिक्यूल्स रिमेन इन द एटमॉस्फेयर। तो GHG का जो मॉलिक्यूल्स है ना वो एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, कार्बन जो इसकी वजह से क्या हो रहा है, लॉन्गर जो टाइम हो रहा है एटमॉस्फेयर में वो चेंज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर गर्म यहाँ पे अब्जॉर्ब होता नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, इससे गर्मी बढ़ता चला जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, सबसे इम्पोर्टेंट कॉजेज क्या है, ग्रीन हाउस गैस का, ग्रीन हाउस इफेक्ट का, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेज राइजिंग अलार्मिंग टेम्परेचर, ठीक है, ये, और फिर गंगोत्री स्ट्राइकिंग 23 मीटर एवरी ईयर, तो सिंकिंग, तो गंगोत्री के बारे में बताया जा रहा है कि ग्लेशियर जो सिंक हो रहा है उसमें बताया जा रहा है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग किस हिसाब से हमारा जो टेम्परेचर, जो हमारे पृथ्वी के टेम्परेचर को ना बहुत ज़्यादा बढ़ाते जा रहा है, और इससे क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है हमारी पृथ्वी पे, ठीक है। तो इस चैप्टर में क्या बताया गया, कोपेन का क्लासिफिकेशन बताया गया कि कौन कौन से क्लाइमेट होते हैं और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनका जो सब कैटेगरीज भी बताया गया वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्लाइमेट चेंज होता क्या है, क्लाइमेट चेंज कितने पीरियड पे होता है, और क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभाव पड़ता है, और इसमें ग्रीन हाउस गैस जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो किस हिसाब से प्रभावित करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया तो इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप टू अंडरस्टैंड। थैंक यू।